चैप्टर 11। नितिन राम पहाड़ी के नीचे एक गड्ढा खोद रहा था, ये सोचकर कि वो वाहन पर अपने गोल्डन एक्स को दफनाएगा। भले ही वो ग्रैंड मास्टर की तलाशी से खून के रक्षास में शेपशिफ्ट करके भाग गया था, लेकिन शेपशिफ्टिंग का एक लिमिट होता है। शेपशिफ्टिंग बीस्ट सोल्स, जो सबसे पावरफुल टाइप्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में डायरेक्ट चेंजेस करते हैं, जो वीक जीन्स वालों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। जितना ज्यादा पावरफुल क्रीचर बनने की कोशिश करोगे, उतने ज्यादा जीनो पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत पड़ेगी। प्रिमिटिव बीस्ट सोल्स के लिए शेपशिफ्टिंग जितने मिनट्स के लिए हो सकता है, वो प्रिमिटिव जीनो पॉइंट्स के बराबर होता है। और अगर म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स हो, तो एक म्यूटेंट जीनो पॉइंट 10 मिनट्स तक शेपशिफ्टिंग अलाउ कर सकता है प्रिमिटिव बीस्ट सोल्स के साथ। दूसरे साइड पे 10 प्रिमिटिव जीनो पॉइंट्स 1 मिनट के म्यूटेंट बीस्ट सोल शेपशिफ्टिंग को सपोर्ट करते हैं। नितिन के पास अभी 8 सीक्रेट जीनो पॉइंट्स है, जो उससे सिर्फ 8 मिनट्स के लिए ब्लड स्लेयर बनने देते हैं। अगर वो अपने ऑर्डिनरी, प्रिमिटिव और म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स को भी ऐड करे, तो भी उसके पास 10 मिनट्स से कम शेपशिफ्टिंग का टाइम होगा। भागने के लिए ये काफी है, लेकिन अगर एक गैंग के साथ फाइट करनी हो, तो वो सिर्फ एक डू को मार पाएगा, उसके पहले टाइम खत्म हो जाएगा। सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल को बिना समन किए कोई देख नहीं सकता, लेकिन गोल्डन एक्स को छुपाना जरूरी था क्योंकि वो इनविजिबल नहीं हो सकता था। सन ऑफ हेवन से उसने तो दुश्मनी ले ही ली थी, लेकिन ये कैंपेन 3 गैंग्स का जॉइंट एफर्ट था, और एक्स टेक्निकली सबका म्यूचुअल गेन था। इस वजह से नितिन ने सबको नाराज कर दिया था और अब एक्स को टेम्परेरीली यही दफनाना पड़ा। ये गोल्डन एक्स अगर बेच पाया, तो कम से कम 2 मिलियन तो लाएगा। नितिन एक्स को दफनाने के बाद भी एक्साइटेड था। सेक्रेड ब्लड गियर सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल जितना वैल्यूएबल नहीं होता, लेकिन फिर भी प्राइसलेस माना जाता है। अगर वो बेच पाता, तो 2 मिलियन काफी छोटी अमाउंट होती। लेकिन सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल बेचने का तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। गॉड्स सैंक्चुअरी में ये उसकी सर्वाइवल और सक्सेस की फाउंडेशन थी। अगर वो इसे बेचता, तो ये गूस को मारने के बराबर होता जो गोल्डन एक्स देती है। स्टील आर्मर शेल्टर लौटने पर उसने देखा कि लुओ तियान्यांग और उसके लॉक गेट पे गार्ड कर रहे थे। हर किसी को अंदर आने से पहले तलाशी लेनी पड़ रही थी। क्या तुम बीस्ट सोल्स को देख भी सकते हो? नितिन ने सोचा, उससे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने गोल्डन एक्स पहले ही छुपा दिया था। एक नौजवान उसके पास आया और बॉडी सर्च करने की कोशिश की, लेकिन लुओ तियान्यांग बोला, इस कमबैक पर टाइम वेस्ट क्यों करते हो? ये कैसे पॉसिबल है कि ये डॉलर हो? चल भाग। नौजवान ने नितिन को धक्का दिया और दूसरे लोगों की तलाशी लेने लगा। नितिन ने स्नियर किया और शेल्टर के अंदर चला गया। पूरा स्ट्रीट सनसेट स्लोप पे जो हुआ उसके बारे में बातें कर रहा था। लोग डॉलर का नाम लेते जा रहे थे, और नितिन ने मन में सोचा, डैम अजय राघवल, किसने बोला तुम्हें मुझे डॉलर कहने को? उससे खुशी थी कि ग्रैंड मास्टर गुस्से से पागल था, और वो अपने रूम की तरफ चला गया। दूसरी तरफ श्रेया मिश्रा के रूम में अजय राघवल, सुजियाओ क्याओ लगभग रो दिया था। श्रेया, मुझे यकीन कीजिए, मैंने आपको सब बता दिया है जो मुझे पता था। मैं सच में डॉलर को नहीं जानता, सिर्फ ज़ेफियर वैली में एक बार देखा था। मैं उससे कुछ स्विफ्ट मैंटिसेस खरीदा और अपने ब्रोस को गिफ्ट कर दिए। अगर आपको विश्वास नहीं, तो उनसे पूछ लीजिए जो वैली से मैंटिसेस लाने में मदद कर रहे थे। मुझे तुमसे नाराज नहीं होना है, श्रेया ने शांति से कहा। मैं सिर्फ चाहती हूं कि तुम डॉलर से कांटेक्ट करो और उससे पूछो कि सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल और गियर का प्राइस क्या है। मैं खरीदने को तैयार हूं। अजय उदास था, लेकिन मैं उसका पता कैसे लगाऊं? श्रेया ने यूज सीक्रेट मिशन पा भेज दिया, जाके ढूंढो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस वक्त स्टील आर्मर शेल्टर में हर कोई डॉलर की तलाश में था। नितिन का नाम एस फ्रीक से कभी नहीं जोड़ा गया था। चैप्टर 12। नितिन राम ने देखा कि एक नौजवान, जिसका बदन कटरन और घावों से भरा हुआ था, थके मांडे कपड़ों में तलब की तरफ आ रहा था। वो इतना ताका हुआ था कि लग रहा था कभी भी गिर जाएगा। भगवान के बंदे, इस तलब में आयरन टूथ क्रोकोडाइल्स है। नितिन झाड़ियों से बाहर आया और दूर से चीखा। वो सिर्फ उस नौजवान को चेतावनी देना चाह रहा था, पर साथ ही वो ये भी नहीं चाहता था कि क्रोकोडाइल्स अलर्ट हो जाए, जो वो शिकार करना चाहता था। नौजवान सच में बुरा हाल लग रहा था, और अगर वो बिना पता कि क्रोकोडाइल्स वहाँ है,
तलब का पानी पीता तो वो उनका शिकार बन सकता था। नौजवान ने नितिन को देखा और एकदम एक्साइटेड हो गया। ये जगह क्या है? ग्लोरी शेल्टर कैसे जाए? उसने नितिन से पूछा, उसकी आंखें उम्मीद से भरी थी। ग्लोरी शेल्टर? नितिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसने नौजवान को अजीब सी नज़र से देखा। हम स्टील आर्मर शेल्टर के नॉर्थ में टीकीज माउंटेन्स में है। मुझे ग्लोरी शेल्टर का कोई आइडिया नहीं है। मैं इतनी दूर आ गया हूं कि मैं अब किसी और शेल्टर के टेरिटरी में हूं, नौजवान ने अपने आप से कहा, फिर नितिन की तरफ घूर कर बोला, जैसे कमांड दे रहा हो, मुझे शेल्टर तक ले चलो। नितिन को उस नौजवान का टोन पसंद नहीं आया। धीरे से बोला, यहां से साउथ जाओ। अगर तेज चलो तो सूरज ढलने से पहले शेल्टर पहुंच जाओगे। मुझे शिकार करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ये कहकर नितिन वापस घास में छुपने जा रहा था, लेकिन नौजवान ने अचानक उसकी पीठ पर जोर से मार दिया। नितिन का बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया, उसका सर एक पठार से टकरा गया और खून निकलने लगा। तुम क्या कर रहे हो? नितिन ने अपने घाव को हाथ से दबाया और गुस्से से नौजवान को देखा। मुझे सिर्फ आज्ञा का पालन चाहिए, तुम्हारा बकवास नहीं। मुझे शेल्टर तक ले चलो, नौजवान ने ठंडी नजरों से नितिन को देखा। BH**** छोड़। नितिन गुस्से से बोला और अपना ब्रॉन्ज क्रेसेंट स्पीयर समन करते हुए नौजवान की तरफ मारा। ये बेसिक स्पीयर स्किल्स जो कंपल्सरी एजुकेशन में सिखाई जाती है, बेकार है। मियां बीस्ट सोल्स चाहे सफ़र के दौरान बर्बाद हो गए, पर तुम जैसे स्कम मुझसे कंपेयर नहीं कर सकते। नौजवान ने नितिन को कॉन्टेम्पचुअस नज़र से देखा। उसने अपनी एक हाथ उठाई और नितिन के स्पीयर को एक झटके में तोड़ दिया। नौजवान के हाथ इंसान के हाथों की तरह नहीं लग रहे थे। वो ऐसे चमक रहे थे जैसे प्योर व्हाइट जेड से तराशे गए हो। क्रैक! बीस्ट सोल स्पीयर उसके हाथ से इस तरह काट दिया गया जैसे एक स्टील का नाइफ लकड़ी को काट रहा हो। हाइपरजीनो 8। नितिन शॉक में था, सिर्फ आधे स्पीयर के साथ खड़ा। गॉड्स सैंक्चुअरी में साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं, लेकिन एंशिएंट मार्शल आर्ट्स का एक अनएक्सपेक्टेड रोल है। जीनो पॉइंट्स के साथ लोग मिथिकल एंशिएंट मार्शल आर्ट्स परफॉर्म कर पाते हैं, जो रियल दुनिया में असंभव लगता है। लेकिन ये QI नहीं था, बल्कि जीन्स की पावर थी जो एंशिएंट मार्शल आर्ट्स को चालती थी। जीन पॉइंट्स बढ़ाने से ये आर्ट्स और भी पावरफुल बन जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स जीन्स के पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं और मैनकाइंड को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देते हैं। इसी फाउंडेशन पे नए मार्शल आर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, जो हाइपरजीनो आर्ट्स कहलाते हैं। ये हाइपरजीनो आर्ट्स एंशिएंट मार्शल आर्ट्स का बेस है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस मेथड्स अपर क्लास के पास मोनोपोलिज्ड है। बेसिक स्कूल्स में ये आर्ट्स नहीं सिखाई जाती, सिर्फ एडवांस्ड स्कूल्स हाई बेसिक लेवल की हाइपरजीनो आर्ट्स पढ़ते हैं। तू स्कम है, लेकिन नॉलेज काफी रखता है। नौजवान ने नितिन को इंडिफरेंट नजरों से देखा। ये तेरा लास्ट चांस है। रास्ता दिखा या फिर मर। उसने अपना जेड लाइक पाम उठाया, जैसे एग्जीक्यूशन करने वाला अपनी ड्यूटी कर रहा हो। अगर नितिन ना मानता तो उसका सर काट देता। कुत्ते के बच्चे! नितिन ने ब्लैक बीटल आर्मर समन किया और अपने आप को कवर करते हुए नौजवान की तरफ एक लेग स्वीप मारा। क्यों अपनी मौत खुद बुलाई है? नौजवान का चेहरा अंधकार में डूब गया और उसने नितिन के पैर पर चॉप मारी। क्लैंक! नितिन का पैर जोर से साइड हो गया, लेकिन गोल्डन आर्मर पर सिर्फ एक व्हाइट मार्क रहा। नौजवान ने सरप्राइज और लालच भरी नजरों से नितिन के आर्मर को देखा। ये आर्मर सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल का है। एक स्कम के पास ऐसी चीज होना आसमां से गिरा एक तोहफा है। अपना आर्मर डी, तब तेरा जीना पॉसिबल है। नितिन गुस्से से दोबारा किक मारने के लिए घुमा, लेकिन नौजवान ने उसका पैर पकड़कर ट्विस्ट कर दिया और उससे नीचे गिरा दिया। आ! नितिन चीखा, अपनी स्पाइन को तुतने के करीब महसूस करते हुए। स्कम तो स्कम हाई रहेगा, चाहे उसके पास सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल हाई क्यों ना हो। नौजवान आकाश राणे नितिन के पीछे लगातार पंच मारते गया, उसका सर फिर से पठार से टकराया। अपना सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल सरेंडर कर, ये तेरे जैसे के लिए नहीं बना। साले! नितिन का खून उबाल रहा था। उसने अपना हेलमेट उठाया और आकाश राणे के चेहरे पे जोर से मारा।
खून की बूंदें छिड़ी और आकाश राणे पीछे गिर गया। नितिन ने मौका का फायदा उठाया और ब्लडी स्लेयर समन करते हाई मॉन्स्ट्रस फिगर में बादल गया। अब वो आकाश राणे पर टूट पड़ा, जो लगातार चॉप कर रहा था, लेकिन नितिन ने उसके अटैक्स को इग्नोर कर दिया और उसका सर अपने काउ शेप्ड हेड से ठोकता रहा। अब बता, कौन स्कम है? कौन F******ing स्कम है? नितिन पागलपन में आकाश राणे के सर पर बार पे बार मार रहा था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल हिंदी नॉवेल्स। चैप्टर 13। जब आकाश राणे ने नितिन राम को लात मारकर खुद से अलग करने की कोशिश की, तब तक नितिन राम ने उसकी परवाह किए बिना अपने काउ शेप्ड हेड से उसका चेहरा ठोक दिया। कुछ ही देर में आकाश राणे की बॉडी एकदम बेजान हो गई। जब नितिन राम का गुस्सा ठंडा हुआ, तब तक आकाश राणे की लाश एक पठार की तरह जोर से नीचे गिर चुकी थी, उसका चेहरा मसले की तरह पिस गया था। ब्लडी स्लेयर की शेप शिफ्टिंग और सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल आर्मो होने के बावजूद, अगर सामने कोई हाइपरजीनो आर्ट्स का मास्टर हो, तो मारने का इम्पैक्ट उतना हाई ब्रूटल होता है। नितिन राम ने उसकी लाश को छोड़ दिया और आकाश राणे की बॉडी जमीन पर कीचड़ के धिया की तरह गिर गई। बीस्ट सोल्स को डिसमिस करते ही नितिन राम ने अपने शरीर में तीखी दर्द महसूस की। कुछ जगह इतनी बुरी तरह दुख रही थी कि लग रहा था जैसे हड्डियां टूट गई हो। नितिन राम सोचकर डर गया कि अगर वो ये शेप शिफ्टिंग और आर्मो ना पहनता तो क्या होता। इंजरीज इतनी बुरी थी कि आकाश राणे की हाइपरजीनो आर्ट्स की ताकत का असर साफ दिख रहा था। अगर दोनों के पास सेम लेवल के बीस्ट सोल्स होते तो नितिन राम आकाश राणे का सामना नहीं कर पाता। लाश को देखता हुआ नितिन राम थोड़ा हेजिटेंट हुआ, पर फिर उसने सर्च किया। एक वॉलेट मिला, लेकिन उसमें कैश नहीं था, सिर्फ कुछ क्रिस्टल क्रेडिट कार्ड्स, वो भी हाई क्रेडिट लिमिट वेल डिलक्स कार्ड्स। उससे एक मेमोरी चिप भी मिला। थोड़ा सोचने के बाद नितिन राम ने वॉलेट और कार्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए और लाश को डीप पॉन्ड में फेंक दिया। तलब के अंदर से कुछ आयरन टूथ क्रोकोडाइल्स निकले और आकाश राणे की लाश पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में हड्डियां तक चाबा डाली। नितिन राम ने राहत की सांस ली और वहां से निकल गया। नितिन राम की इंजरीज इतनी बुरी थी कि शिकार करना मुश्किल हो गया। दर्द सहते हुए वो स्टील आर्मो शेल्टर वापस चला गया। शेल्टर में अब भी ग्रैंड मास्टर और उसके गैंग डॉलर की तलाश में थे और बाउंटी और बढ़ा दी गई थी। पर खुशकिस्मती से किसी को नितिन राम का डॉलर होने का शक तक नहीं था। लोग अब भी डॉलर के बारे में चर्चा कर रहे थे। वापस अपने कमरे में जाके नितिन राम ने कॉपरटूथ बीस्ट को चेक किया। उसका रंग अब ब्रॉन्ज में बादल चुका था, पर अभी भी असली म्यूटेंट कॉपरटूथ बीस्ट के कंपैरिजन में हल्का लग रहा था। लगता था एवोल्यूशन कंप्लीट होने में अभी वक्त लगेगा। गॉड्स सेंचुरी से टेलीपोर्ट करके बाहर आते ही नितिन राम डॉक्टर के पास गया। डायग्नोसिस में पता चला कि उसकी हड्डियां कई जगह से टूट गई थी। डॉक्टर को उन्हें ठीक करने में काफी वक्त लगा। शुक्र था कि नितिन राम के पास सुजियाओ कियाओ के दिए हुए 10,000 था। अगर ये पैसे ना होते तो उसका इलाज मुश्किल हो जाता। हॉस्पिटल से घर लौटकर नितिन राम ने दरवाजा बंद किया और मेमोरी चिप को अपने स्मार्ट गैजेट में डाला, आकाश राणे की पहचान जानने के लिए। जो इंसान इतने पहाड़ और दलदल पार करके स्टील आर्मो शेल्टर तक आ सकता है और हाइपरजीनो आर्ट्स का एडवांस्ड यूजर लगता हो, वो एक खास शख्स होना चाहिए। अगर उसके पास बीस्ट सोल्स और इंजरीज ना होती तो वो नितिन राम के लिए एक भयानक अपोनेंट होता। जब स्मार्ट गैजेट ने चिप के कंटेंट्स दिखाए तो नितिन राम का चेहरा खुशी से चमक उठा। हाइपरजीनो आर्ट्स, ये एक ट्यूटोरियल है हाइपरजीनो आर्ट्स का। नितिन राम एक्साइटेड हो गया। चिप के अंदर एक होलोग्राम था जिसमें एक नंगी औरत अजीब हरकतें कर रही थी और साथ साथ कुछ आर्केन इनकेंटेशंस बोल रही थी। हर हरकत के साथ वो कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दे रही थी। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसका देखकर दीवाना हो जाए, पर नितिन राम उसकी बातों में इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसके दिमाग में कोई और ख्याल तक नहीं आया। जेड स्किन, ये वही हाइपरजीनो आर्ट है जो आकाश राणे उसे कर रहा था।
नितिन राम ने उसकी ताकत देखी थी और अब वो और भी एक्साइटेड हो गया। 48 घंटे तक अपने आप को कमरे में लॉक करके नितिन राम ने चिप के हर एक डिटेल को याद कर लिया और फिर चिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि ये फ्यूचर में एक मुसीबत बन सकता था। जेड स्किन ट्यूटोरियल देखकर नितिन राम और भी कंफर्म हो गया कि आकाश राणे कोई खास शख्स था। रिकवरी के दौरान नितिन राम ने जेड स्किन की प्रैक्टिस शुरू की। उसने सोचा था कि कभी कुछ पैसे कमाने के बाद वो एक हाइपरजीनो आर्ट ट्यूटोरियल खरीदेगा, पर वो सब चीप वेल होते। जेड स्किन जैसे प्रीमियम हाइपरजीनो आर्ट का मिलना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। नितिन राम ने डिसाइड किया कि एक्सपोजर का रिस्क होने के बावजूद वो ये प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि अगर अब मिस करता तो कभी प्रीमियम हाइपरजीनो आर्ट सीखने का मौका नहीं मिलता। कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद नितिन राम ने महसूस किया कि उसका शरीर एकदम ठंडा लग रहा है। उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से 35 डिग्रीज फ़ारेनहाइट कम हो गया था। पर यह डिस्कम्फर्ट नहीं, बल्कि एक रिफ्रेशिंग फीलिंग थी। उसका शरीर और फिट लगने लगा, जैसे उसके बॉडी सेल्स में नई एनर्जी भर गई हो। उसका टेम्परेचर वैसा ही रहा। प्रैक्टिस करते हुए नितिन राम और फिट हो गया और उसकी स्किन और स्मूथ लगने लगी। उसी दौरान नितिन राम के कमलिंग पार एक स्माइलिंग हॉलोग्राम पॉपअप हुआ। एक लंबी बालों वाला हैंडसम नौजवान, जो नितिन राम के उम्र का था, मुस्कराकर बोला, नितिन राम, तू आजकल क्या कर रहा है? काफी दिन हो गए हम मिले नहीं। चले कहीं घूमने। हम कहाँ जा रहे हैं? नितिन राम कृष्ण नायर को देखकर खुश हुआ। जंग उसका पुराना दोस्त था और एक लॉयर के बीटा होने के बावजूद वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहा। पहले बाहर आ जा, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। मेरे साथ मयंक राम और प्रियंक राणे भी है, कृष्ण नायर बोला। ठीक है, नितिन राम बोला और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। बाहर एक छोटा प्राइवेट जेट खड़ा था, जिसमें कृष्ण नायर ड्राइवर सीट से नितिन राम को बुला रहा था। नितिन राम जेट में चढ़ा और पिछली सीट पर बैठी एक लड़की और लड़का को बात करते देखा। लड़की का नाम प्रियंक राणे था, जो बहुत ही सुंदर और शांत थी। लड़का मयंक राम था, जो नितिन राम की मोटी आंटी का बेटा था। नितिन राम के आंटी एक अग्रेसिव औरत थी और मयंक राम ने उनका फैमिली नेम इनहेरिट किया था। ये चारों साथ बड़े हुए थे, पर नितिन राम के पिता के एक्सीडेंट के बाद वो कंपल्सरी पब्लिक स्कूल चला गया, जबकि बाकी सब प्राइवेट स्कूल्स में गए। नितिन राम ने मयंक राम और प्रियंक राणे को नोट किया और को पायलट सीट पर बैठ गया। मयंक राम ने नितिन राम को देखा, पर कुछ बोले बिना प्रियंक राणे के साथ बात करते रहा। प्रियंक राणे मुस्कराकर बोली, डॉलर तो कमाल का है। उसने एक बार हाथ हिलाया और एक मॉन्स्टर बन गया, जो गोल्डन आर्मों में था और घोड़े के पैर, इंसान के ऊपर वाला शरीर और एक काऊ हेड के साथ था। सन ऑफ हेवन और उसका गैंग बस देखते रह गए। डैश। चैप्टर 14 द चोजन। नितिन राम थोड़ा चौंक गया जब उसने मयंक राम को बोलते देखा। यूज नहीं पता था कि मयंक राम भी रैंडमली स्टील आर्मो शेल्टर भेजा गया था। मयंक राम नितिन से 3 महीने छोटा था, तो अभी उसका बर्थडे हुआ होगा और उसने गॉड्स सैंक्चुअरी का एक्सेस लिया होगा। किसी अनजान वजह से अगर कोई 16 साल से पहले टेलीपोर्ट होता है, तो उसका शरीर इरिवर्सिबल डैमेज सफ़र करता है। इसीलिए अलायंस के लॉज के हिसाब से 16 साल का होने पर हाई टेलीपोर्टेशन अलाउड है, चाहे सोशल स्टेटस कुछ भी हो। अरे फ्रेंजी, हम कहाँ जा रहे हैं? नितिन ने कृष्ण नायर से पूछा। कृष्ण नायर एक अच्छा दिखने वाला लड़का था, पर जब वो फाइट करता था तो एकदम पागल हो जाता था। इसीलिए उसका निकनेम फ्रेंजी था। कृष्ण नायर का चेहरा चमक उठा। स्टारलाइट मार्शल हॉल। मियां आइडल ईशांत मुंडे का एक एग्जीबिशन फाइट होने वाला है वहां। वो लास्ट साल का चोजन था और उसकी ब्रॉडस्वॉर्ड स्किल्स तो एकदम धमाकेदार है। कृष्ण नायर एक्साइटमेंट से भर गया। इस दौर में जब सबका फोकस एवोल्यूशन पर है, स्टार्स एक्टिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स या ई स्पोर्ट्स से नहीं, बल्कि फाइटिंग से बन रहे हैं। गॉड्स सैंक्चुअरी में हर साल शेल्टर्स के मार्शल हॉल्स एक हाई टाइम पर खुलते हैं और टॉप 100 फाइटर्स का नाम मार्शल स्टीली पर लिखा जाता है। जो शेल्टर के चैंपियंस होते हैं, वो आपस में कम्पीट करते हैं। ये सब गॉड्स सैंक्चुअरी के 4 फेजेस में होता है। टॉप 10 फाइटर्स का नाम सीक्रेट स्टीली पर लिखा जाता है
जो हर फेज के लोग देख सकते हैं और इन्हें द चोजन का टाइटल मिलता है। और ये 10 चोजन साल के सबसे बेस्ट स्टार्स बन जाते हैं। पिछले कुछ सालों से श्रेया मिश्रा हमेशा स्टील आर्मर शेल्टर की चैंपियन रही है, पर उसका नाम सेक्रेड स्टीली पा कभी नहीं गया, इसीलिए वो कभी फर्स्ट गॉड्स सैंक्चुअरी के टॉप 10 में नहीं रही। लास्ट साल नंबर 5 पर रैंक्ड ईशांत मुंडे अपनी ब्रॉडस्वॉर्ड स्किल्स के लिए मशहूर था। वो जावा लोगों के बीच एकदम पॉपुलर था और टॉप 4 से भी ज़्यादा पसंद किया जाता था। उसका एक एग्जिबिशन मैच करने का चार्ज 10 मिलियन लेवो डॉलर्स तक था। नितिन को उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा था, पर जब उसने स्टारलाइट मार्शल हॉल को देखा तो वो हैरान हो गया। हॉल में 1 लाख से ज़्यादा लोग समझ सकते थे और पूरा भरा हुआ था। बहुत सारे क्रेजी फैंस के हाथ में साइंस था और वो ईशांत मुंडे का नाम चीख रहे थे। जब वो स्टेज पर आया, एक लड़की तो एक्साइटमेंट में बेहोश हो गई। यार, अगर मेरी जिंदगी में एक बार भी मेरा नाम सेक्रेड स्टीली पार आ जाए तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ जीवन जिया, कृष्ण नायर ने एडमायरिंगली कहा। जरूर होगा फ्रेंजी, नितिन मुस्कुराते हुए बोला, अपने आसपास के जावा लोगों को ईशांत मुंडे के लिए पागल होते देखते हुए। बहुत मुश्किल है। मुझे गॉड्स सैंक्चुअरी में आए 3 महीने हो गए हैं। मैंने प्रिमिटिव फ्लैश और एक प्रिमिटिव बीस्ट सोल खरीदा है, पर FIR भी एक म्यूटेंट क्रीचर को हंट करना मुश्किल है। अगर मेरे पास एक म्यूटेंट बीस्ट सोल होता तो काम आसान हो जाता। पर इवन इफ मेरे पास पैसा हो, लोग अपने म्यूटेंट बीस्ट सोल्स बेचना नहीं में जो आते हैं उनका नाम मार्शल स्टीली पा लिखा जाता है। जो शेल्टर के चैंपियंस होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कम्पीट करने का मौका मिलता है। ये प्रोसेस गॉड्स सैंक्चुअरी के 4 फेजेस में होती है। हर फेज से टॉप 10 का नाम सेक्रेड स्टीली पा लिखा जाता है, जो हर किसी के लिए पब्लिक होता है और उन्हें चोजन का टाइटल मिलता है। और ये चोजन लॉग साल के सबसे बेस्ट स्टार्स बन जाते हैं। पिछले कुछ सालों से श्रेया मिश्रा हमेशा स्टील आर्मर शेल्टर की चैंपियन रही थी, पर सेक्रेड स्टीली पार उसका नाम कभी नहीं गया, क्योंकि वो फर्स्ट गॉड्स सैंक्चुअरी के टॉप 10 में कभी नहीं आई थी। पिछले साल रैंक 5 पर रहे ईशांत मुंडे अपनी तेज और धमाल ब्रॉडस्वॉर्ड स्किल्स के लिए मशहूर थे। वो नए लोगों के बीच काफी पॉपुलर था और टॉप 4 से भी ज्यादा पसंद किए जाते थे। किसी एग्जिबिशन मैच के लिए उन्हें 10 मिलियन लेवो डॉलर्स तक मिलते थे। ईशांत मुंडे की पॉपुलैरिटी का ए था, पर जब नितिन ने स्टारलाइट मार्शल हॉल को एकदम भरा देखा तो वो चौंक गया। ये हॉल 1 लाख लोगों से ज्यादा को समेट सकता था और हर तरफ लोगों की भीड़ थी। कई क्रेजी फैंस ईशांत मुंडे के नाम के पोस्टर्स लेकर उनका नाम जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जब वो आए तो एक लड़की इतनी एक्साइटेड हो गई कि बेहोश हो गई। एक बार अगर मेरा नाम सेक्रेड स्टीली पार आ जाए, ईशांत मुंडे की तरह, तो मुझे लगेगा कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली, कृष्ण नायर ने एकदम एडमिरेशन भरी आवाज में कहा। तू जरूर करेगा फ्रेंजी, नितिन ने हंसते हुए कहा, ईशांत मुंडे की पॉपुलैरिटी देखते हुए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मुझे गॉड्स सैंक्चुअरी में आए 3 महीने हो गए हैं। मैंने कुछ प्रिमिटिव फ्लैश और एक प्रिमिटिव बीस्ट सोल खरीदी है, पर फिर भी म्यूटेंट क्रीचर्स को शिकार करना मुश्किल है। अगर एक म्यूटेंट बीस्ट सोल होती तो काम आसान हो जाता। पर चाहे पैसे हो, लोग अपनी म्यूटेंट बीस्ट सोल्स बेचते नहीं, कृष्ण नायर ने निराशा भरे शब्दों में कहा। नितिन ने सोचा, गॉड्स सैंक्चुअरी से रियल वर्ल्ड में सिर्फ एक बीस्ट सोल ले जाई जा सकती है, जो बस उसे की जा सकती है, बेची नहीं जा सकती। वरना मैं खुद म्यूटेंट क्रीचर्स का प्रोडक्शन करता और फ्रेंजी के लिए म्यूटेंट बीस्ट सोल ले आता। हाँ, लगता है मेरी किस्मत तेरे से अच्छी है, डैनफेंग। मैं अभी गॉड्स सैंक्चुअरी में आया हूं और मुझे एक म्यूटेंट बीस्ट सोल मिल गई है। क्या अफसोस, तू स्टील आर्मर शेल्टर में नहीं है, वरना हम साथ शिकार करते और मैं तेरी मदद करता, मयंक राम ने गर्व भरी आवाज में कहा। तू सच बोल रहा है? क्या तूने खुद शिकार किया या खरीदी है? कृष्ण नायर ने छुपके गुस्से में उसका पीछा किया। ऑफ कोर्स, मैंने खुद शिकार किया, मयंक राम जोर से बोला। नितिन अंदर ही अंदर हंसता रहा। जब से वो मयंक राम को जानता था, उसकी आदत थी झूठ बोलने पर आवाज उठाने की। उसके पेरेंट्स ने जरूर उसके लिए म्यूटेंट बीस्ट सोल खरीदी होगी, और वो भी काफी ज्यादा पैसे खर्च करके। एक म्यूटेंट बीस्ट सोल का सबसे कम दाम भी मिलियंस में होता है, और अच्छी वाली का तो टेंस ऑफ मिलियंस।
इसलिए उनके रिलेटिव्स पुराने घर के पीछे पड़े हैं। कंपनी के पैसे शायद अब तक खत्म हो चुके होंगे। ईशांत मुंडे काफी कमाल के थे। एग्जिबिशन फाइट होने के बावजूद उनकी ब्रॉडस्वॉर्ड स्किल्स इतनी तेज और खतरनाक थी कि तलवार लगभग गायब सी लगती थी। कुछ देर तक देखने के बाद नितिन को समझ आया कि ईशांत मुंडे ने प्रीमियम हाइपरजीनो आर्ट्स प्रैक्टिस किया होगा और किसी बेड मास्टर से वेपन स्किल्स सीखी होंगी। नितिन उनके समक्ष कोई मुकाबला नहीं था। ईशांत मुंडे ने फाइट जीती और एक बीस्ट सोल समन किया, अपने आप को एक 3 मीटर लंबी टायरानोसॉरस जैसी प्राणी में शेपशिफ्ट करते हुए, और अपने सर से एक बड़े पठार को तोड़ा। ये देख फैंस जोर जोर से चीखने लगे। रैगिंग डिमेंटर का सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल। मैं कुछ भी कर दूंगा एक ऐसे बीस्ट सोल के लिए। कृष नायर ने ईशांत मुंडे को मॉन्स्टर में बदलते हुए देखा, उसके मुंह से पानी तापक रहा था। ये कुछ भी नहीं। इस बीस्ट सोल का डॉलर के पास वाले से कोई मुकाबला नहीं। मयंक राम ने अपने आप को डॉलर समझकर काफी कुछ बोल दिया। ये तो तभी पता चलेगा जब दोनों आमने सामने हो। कृष नायर ईशांत मुंडे का फैन था, इसलिए उसे मयंक राम की बातें अच्छी नहीं लगी। मेन डॉलर के स्किल्स के बारे में नहीं जानता, पर उसका सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल चोरी का था। वो कोई शिवैल्रिक काम नहीं था। चाहे उसका बीस्ट सोल कितना भी अच्छा हो, वो झेलियू का मुकाबला नहीं कर सकता। नितिन शर्म से लाल हो गया और सोचा, फ्रेंजी, तुझे पता नहीं कि मैंने कितनी मुश्किलें देखी है। ऐसे मौके को कैसे छोड़ता, वो भी जैब ग्रैंड मास्टर मेरा दुश्मन हो। नितिन सोच रहा था कि फ्रेंजी और मयंक राम को ये बताए या नहीं कि वो खुद डॉलर है, पर फिर डिसाइड किया कि नहीं बताएगा। ये उनके किसी काम का नहीं होता। चैप्टर 15 सेलिंग फ्लैश इंग्लिश। नितिन घर आके जेड स्किन का प्रैक्टिस करता रहा और अपने एनर्जी लेवल्स रिकवर करता। हर 2 दिन बाद वो गॉड्स सैंक्चुअरी जाके अपने कॉपरटूथ बीस्ट को चेक करता। बीस्ट को वो काला क्रिस्टल खाए आधा महीना हो चुका था और अब वो एक म्यूटेंट क्रीचर बन चुका था। लेकिन इसका साइज एक नॉर्मल कॉपरटूथ बीस्ट जैसा ही था, जबकि बाकी म्यूटेंट कॉपरटूथ बीस्ट्स का साइज इसे दुगना होता है। सिर्फ साइज ही नहीं, ये बीस्ट उतना पावरफुल भी नहीं था जितना एक सच्चा म्यूटेंट बीस्ट होता है। नितिन ने अपनी अलॉय डैगर निकाली और बीस्ट के गले पर मारा, लेकिन उससे बीस्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऊपर से उसकी डैगर चिप्ड हो गई। तो ये एक नॉर्मल बीस्ट से तो अलग है, नितिन ने खुद से कहा। फिर उसने ब्लडी स्लेयर में शेपशिफ्ट किया और अपने शेयर फोर्स से बीस्ट की गर्दन तोड़ दी। म्यूटेंट कॉपरटूथ बीस्ट किल्ड। नो बीस्ट सोल गेन्ड। ईट इट्स फ्लैश टू गेन 0 to 10 म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स। अपने मन में आई आवाज सुनके नितिन बहुत खुश हुआ। बीस्ट दिखने में एक वाइल्ड म्यूटेंट कॉपरटूथ बीस्ट जैसा नहीं लग रहा था, पर अगर ये म्यूटेंट क्रीचर है तो काफी है। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो बीस्ट को कैसे बेचे। उससे पैसे की बहुत जरूरत थी, वरना वो खुद उसका मांस खा के अपने म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स बढ़ा लेता। अभी डॉलर के नाम से कुछ बेचना बहुत रिस्क है, क्योंकि पूरा शेल्टर उससे ढूंढ रहा है। लेकिन अपनी असली आइडेंटिटी यूज करना भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद नितिन ने डॉलर के नाम से ही बेचने का डिसाइड किया। डैश। अजय राघवल का एंगल। अजय राघवल इन दिनों काफी डिप्रेस्ड था। श्रेया मिश्रा ने उससे कहा था कि वो डॉलर को ढूंढे, लेकिन वो डॉलर को जितना जानता था, वो श्रेया भी उतना ही जानती थी। तो वो क्या करता? एक सुबह अजय राघवल अपने कमरे के सामने कुछ से टकरा के गिर गया। किस **** एर ने ये पठार यहां रखा है? पकड़ा तो उसका हाल बुरा कर दूंगा। गुस्से में अजय राघवल अपने सामने देखता है तो पठार के नीचे कुछ दिखाई दिया। उसने पठार हत्या तो एक नोट और एक बंडल मिला। नोट में लिखा था, Goods worth 50,000 delivered. We are square. If you want more, come to Zephyr Valley tomorrow. Cash only. कोई सिग्नेचर नहीं था, लेकिन नोट के एक कोने में एक कॉइन का सिंबल बना था, जो ये साफ दिखता था कि ये डॉलर का काम है। डॉलर! अजय राघवल एक्साइटेड हो गया, लेकिन इस बार अपने एक्साइटमेंट को दबा लिया। चुपके से उसने नोट और बंडल उठाया और अपना दरवाजा बंद कर लिया। बंडल खोल के देखा तो उसमें एक मीट जर्की का स्ट्रिप था जो 2 बाइट्स का था। अजय राघवल ने मीट जर्की चाबा के खा लिया।
Mutant copper-toothed beast flesh eaten. 1 mutant geno point gained. ये आवाज उसके मन में आई और वो हैरान हो गया। म्यूटेंट कॉपर-टूथ बीस्ट फ्लैश। ये जरूर डॉलर ने शिकार किया होगा। मतलब उसके पास और होगा, तभी उसने मुझे कैश लेकर ज़ेफियर वैली बुलाया है। ये सोच के अजय राघवल और एक्साइटेड हो गया। अब वो श्रेया मिश्रा का मैसेज भी डॉलर तक पहुंचा सकता था और म्यूटेंट फ्लैश भी खरीद सकता था। डैश ज़ेफियर वैली में मुलाकात। सुबह से ही अजय राघवल ज़ेफियर वैली में इंतजार कर रहा था। सुबह के टाइम से लेके दोपहर तक डॉलर का कहीं पता नहीं था। CH*, इसने तो मुझे धोखा दिया। अजय राघवल गुस्से में वापस जाने का सोच रहा था, तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम कैश लेकर आए हो? दार के अजय राघवल पैल था तो देखा कि डॉलर अपने गोल्डन आर्मों में जमीन के नीचे से निकल रहा था। यार, तू पूरी सुबह यहां छुपा था? अजय राघवल ने घोआ के पूछा। सुबह ही नहीं, मैं कल रात से यहां हूं। तुझे पता है अभी जो हालत है, मुझे संभल के रहना पड़ता है, नितिन कैजुअली बोला। मैं तुझे एडमायर करता हूं, डॉलर। तू कुछ भी टेंशन मत ले। मुझे तो शुक्रिया करना चाहिए कि तू मुझे म्यूटेंट फ्लैश बेच रहा है। मैं कभी तेरी पीठ में छुरा नहीं भोंकूंगा। अजय राघवल ने डॉलर को थम्स अप दिया। वो हैरान था कि डॉलर रात भर जमीन के नीचे रहा। ये कितना अनकंफर्टेबल होगा। छोड़ना, कैश लाया है या नहीं? नितिन ने एक और बंडल निकल के उसके सामने रखा। अजय राघवल ने बंडल खोला तो उसमें वही जर्की काफी सारा था, कम से कम 5 पाउंड्स। वो एक्साइटेड होके बोला, डॉलर, ये सब म्यूटेंट कॉपर-टूथ बीस्ट का मांस है? हाँ, पूरा बीस्ट यही है। 2 मिलियन, और कोई बार्गेनिंग नहीं, नितिन ने कहा। 2 मिलियन ठीक है। अजय राघवल ने पैसे दिए, लेकिन उसके मन में शक था कि ये पूरा बीस्ट है, क्योंकि मीट कम लग रहा था। नितिन ने उसका शक समझ लिया और बोला, ये जर्की ट्रेडिशनल मेथड से बनाई है, इसलिए श्रिंक हो गई है। तू टेंशन मत ले, पूरा बीस्ट यही है। ऑफ कोर्स, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, अजय राघवल ने कहा और फिर बोला, डॉलर, तुझे पता है मैं श्रेया मिश्रा के लिए काम करता हूं। उसका मैसेज है कि वो तुम्हारा सीक्रेट ब्लड बीस्ट सोल और गोल्डन एक्स खरीदना चाहती है। वो अच्छा प्राइस दी सकती है। ओ, कितना प्राइस? नितिन को गोल्डन एक्स बेचने में इंटरेस्ट था, क्योंकि वो ज्यादा पोर्टेबल नहीं थी और अब तक उसे नहीं हुई थी। ये तुम दोनों डिसाइड करो। मैं तो बस मैसेंजर हूं, अजय राघवल ने श्रग करते हुए कहा। अगर तुम श्रेया से मिलो तो कह देना कि अगर वो सच में लेना चाहती है तो एक प्राइस डिसाइड करे और तुम्हें भेजे, नितिन ने कैजुअली बोला। श्रेया से मिलना उसके लिए रिस्क था। डैश प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल हिंदी नॉवेल्स।